नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी ये क्लास कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आखिरी क्लास होने वाली है। इसके पहले हम 4 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के बारे में जो चर्चा कर चुके हैं उसके आगे की चर्चा, दैट मीन्स कि हम पॉलीसैकेराइड के बारे में आज की हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और उनके क्या क्या प्रकार होते हैं विभिन्न, उन सब के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। पिछली जो हमारी 4 क्लासेस हुई हैं उनमें से एक क्लास हमारी डेडिकेटेड थी मोनोसैकेराइड्स को, दूसरी क्लास डेडिकेटेड थी हमारी ओलिगोसैकेराइड्स को, और बीच की 2 क्लासेस है ना, जिसमें सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ये बीच की 2 क्लासेस हमारी डेडिकेटेड थी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दी मोनोसैकेराइड्स। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की हुई है। आज की इस क्लास में हम, जैसा अभी हमने कहा कि पॉलीसैकेराइड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के हम हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इस क्लास में पॉलीसैकेराइड्स के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पॉलीसैकेराइड्स को कई बार इन शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ग्लाइकन्स कहते हैं ना। पॉलीसैकेराइड्स को हम कई बार क्या कहते हैं शॉर्ट में, ग्लाइकन्स के नाम से भी जानते हैं। ग्लाइकन्स आर क्या हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 20 मोनोसैकेराइड्स। मैंने आपको बताया एक सिंगल कंपाउंड है, देन हम उसको क्या बोल रहे थे, मोनोसैकेराइड बोल रहे थे। जब क्या हो गया, यह 2 से लेकर के कम से कम कितने हो गए, 9 या 10 तक हो गए, तब हमने क्या बोलना चालू कर दिया, इसको ओलिगोसैकेराइड बोलना चालू किया। क्या बोला, ओलिगोसैकेराइड। जिसमें यदि सिर्फ 2 हैं तो हम उसको क्या बोल रहे थे, डाइसैकेराइड बोल रहे थे। यदि सिर्फ 2 हैं तो हम उसको डाइसैकेराइड बोल रहे थे, 3 है तो हम उसको ट्राइसैकेराइड बोल रहे थे, 4 है तो हम टेट्रासैकेराइड बोल रहे थे। लेकिन ये डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, इन सब टर्म को हम एक साथ क्या कह सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड। ये क्लास में हमने पिछली क्लास में देखा हुआ था। उसके बाद जब बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो हम उन बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, ग्लाइकान्स कहते हैं, जिनको एक और नाम क्या दिया सकता है, पॉलीसैकेराइड्स, है ना। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, है ना। क्या है, कई सारा, संख्या में कई सारे। सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, सुगर मोइटी, है ना। सैकेराइड का मतलब क्या होता है, सुगर मोइटी, ठीक है। मोइटी का मतलब एक कंपाउंड, ठीक है। दीज मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ओलिगोसाइडिक बॉन्ड इन ईदर अ लीनियर और अ ब्रांच स्ट्रक्चर। अब लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, और ब्रांच स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि भाई जब 20 या उससे ऊपर के क्या हो रहे हैं, सैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ रही हैं, तो एक लीनियर फॉर्म में भी वो जुड़ सकती हैं, दूसरा कि ब्रांच फॉर्म में भी क्या हो सकती है, जुड़ सकती हैं, कि अलग अलग ब्रांचेस क्या हो रही होंगी, बना रही होंगी, पहला। दूसरा बात कि एक सैकेराइड यूनिट दूसरी सैकेराइड यूनिट से सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के माध्यम से ही जुड़ती है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है, इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा आपको पिछली क्लासेस में की हुई है, तो उसमें अभी मैं वापस से नहीं जाने वाला हूं, ठीक है। One unique feature of the polysaccharide is their ability to form branched structures। अब समानता होता क्या है, जैसे हमने कहा कि लीनियर स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ब्रांच भी बन सकता है। लेकिन जब इतने सारे कंपाउंड, यहाँ तो हमने एक बेसिक कितनी बात करी, 20 एटलीस्ट, है ना। मतलब 20 से तो क्या होती है, शुरुआत होती है। 20 से शुरुआत होकर के सैकड़ों में जा सकते हैं। सैकड़ों सुगर मोइटी क्या हो सकती है, आपस में जुड़ सकती हैं। तो जैसे जैसे क्या होता जाता है, सुगर मोइटी की संख्या बढ़ती जाती है। दैट मीन्स कि हमारा कंपाउंड जो है, हमारा जो पॉलीसैकेराइड का कंपाउंड है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। जैसे जैसे वो जटिल होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, वैसे वैसे स्ट्रक्चर उसका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता चला जाता है, ठीक है। विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स दैट प्राइमरली लीनियर पॉलीमर्स। अब क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के जो पॉलीमर्स हैं वो सामान्यतः किस फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑप्शन है लीनियर फॉर्म, ब्रांच्ड फॉर्म, दोनों सही, दोनों गलत। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के जो पॉलीमर्स हैं वो सामान्यतः, ये एग्जैक्टली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो पॉलीमर ही हैं अपने आप में, उनके स्ट्रक्चर सामान्यतः लीनियर फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर सामान्यतः ब्रांच्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलीसैकेराइड में जोड़ने वाली सैकेराइड्स की यूनिट्स बहुत ज्यादा हो जाती है, मोइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। दिस ब्रांचिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मोनोसैकेराइड कंटेन्स अ कीटो ग्रुप एंड मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप व्हिच सर्व एज अ रिएक्शन पॉइंट्स फॉर द फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स चेन्स। अब ये इतनी सारी ये ब्रांचिंग में एग्जैक्टली क्यों बनता है, जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड तो भाई लीनियर फॉर्म में हो गया, एक रेखीय उसमें बन जाता है ना, स्ट्रक्चर में। लेकिन पॉलीसैकेराइड किसमें बनते हैं, सामान्यतः ब्रांच में। क्यों? एक तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ सुगर मोइटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरी जो मेन कारण है वो क्या है कि भाई मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है, कीटो फॉर्म ग्रुप पाया जाता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, और ये बड़ी इजीली रिएक्शन कर लेता है, जो कि हमने पीछे ऑलरेडी देखा हुआ था पिछली क्लास में कि ये कैसे रिएक्शन करता है, कैसे यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रोल प्ले करता है, ठीक है।
तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ये हिंदी वाले अभ्यर्थी जो देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में पॉलीसैकेराइड को। जैसे मैंने कहा कि जो सैकराइड यूनिट्स है, इसमें क्या जोड़ रही है, सैकराइड यूनिट हो रही शुगर मोइटी। तो शुगर मोइटी ये सेम प्रकार की भी हो सकती है और अलग अलग प्रकार की भी हो सकती हैं। मतलब ग्लूकोज ही जुड़ता जा रहा है तो 100 यूनिट किसकी जुड़ गई, ग्लूकोज की जुड़ गई, तो ये सेम प्रकार हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ एक दूसरा कंपाउंड, इसमें कुछ क्या है 50 यूनिट लगभग ग्लूकोज की हैं और 30 यूनिट आपका राइबोज की हैं और 20 यूनिट आपकी किसकी हैं, फ्रक्टोज की हैं। तो भाई अलग अलग कंपाउंड हो गया। तो यदि सेम प्रकार के शुगर मोइटी है तो हम उसको होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं, होमो मतलब एक समान। और यदि अलग अलग प्रकार की शुगर मोइटी है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड तो अभी भी है, होमो मतलब एक सेम प्रकार के मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ रही है, हेटेरो में की अलग अलग प्रकार की सैकेराइड यूनिट आकर के जुड़ रही हैं। सेम प्रकार के होमोपॉलीसैकेराइड वाले में एग्जांपल क्या हो सकते हैं, स्टार्च, डेक्स्ट्रन, पेलुलान, सेलुलोज, इन सब के बारे में ये पढ़ेंगे। हेटेरोसैकेराइड के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो काइटोसैन, आगार, एल्जीनेट, म्यूसिलेज, नेचुरल गम्स, इस प्रकार के एग्जांपल हेटेरोपॉलीसैकेराइड की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिवीजन है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम यहां से चालू कर रहे हैं हमारा, पहले समझना बेसिक तौर पे होमोपॉलीसैकेराइड एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि आप पॉलीसैकेराइड को क्या कहते हैं, ग्लाइकांस भी कहते हैं, तो इनको भी शॉर्ट में क्या कहा जा सकता है, होमोग्लाइकांस। ऐसे ही इनको क्या कहा जा सकता है, हेटेरोग्लाइकांस भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना, हेटेरोग्लाइकन इनको कह सकते हैं, ठीक। अब हमने पॉलीसैकेराइड क्या होता है, होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, हमने समझ लिया कि दिस इज द रिपीटेशन, है ना। ये कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड एज आफ्टर द रिपीटेशन ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ द मोनोसैकेराइड, कि एक ही मोनोसैकेराइड क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन में आ रहा है और ड्यू टू दैट, है ना, उसके बार बार रिपीटेशन में होने की वजह से होमोपॉलीसैकेराइड बनता है। एग्जाम्पल्स हमने पीछे डिस्कस किए कि भाई ग्लूकान्स हो सकते हैं जिसमें ग्लूकोज यूनिट बार बार जुड़ रही होगी, फ्रक्टान्स हो सकते हैं जिसमें फ्रक्टोज यूनिट बार बार जुड़ रही होगी, गैलेक्टन्स हो सकते हैं जिसमें गैलेक्टोज यूनिट क्या हो रही होगी, बार बार जुड़ रही होगी। एक ही चीज क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही, मतलब हजारों ग्लूकोज की मोइटीज क्या हो रही, जुड़ करके ग्लूकान्स बना रही हैं, हजारों फ्रक्टोज की मोइटी जुड़ करके फ्रक्टान्स बना रही हैं। दूसरा आता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड, जिसको आप हेटेरोग्लाइकन्स भी कह सकते हैं। इसमें दो या दो से अधिक डिफरेंट प्रकार के क्या होंगे, मोनोसैकेराइड आकर के जुड़ेंगे। चूंकि दो या दो से अधिक प्रकार के डिफरेंट प्रकार के मोनोसैकेराइड आकर के जुड़ रहे हैं, इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। इस बात को हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था। अब ये जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स आपके रहते हैं ना, ये एग्जांपल यहाँ पे कुछ एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड के यहाँ पे एग्जांपल हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आगे चल करके। बट अभी के लिए यहाँ टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना। जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे पहला जो एग्जांपल दिया हुआ आपका वो है स्टार्च। स्टार्च एक एनर्जी रिजर्व के रूप में हमारे शरीर के लिए क्या है, काम करता है, जो कि सामान्यतः ग्रेन्स में पाया जाता है। ग्रेन्स का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे क्या है, तो चावल है आपका, है ना। दूसरा आपका गेहूं में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा पोटैटो हो गया, इस प्रकार की चीजों में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है जैसे उपवास में लोग क्या करते हैं, आलू खा लेते हैं। बोले क्यों खा रहे हैं आलू, बोले स्टार्च मिल रहा है उसमें। बोले स्टार्च क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर दे रहा है, ठीक है, बोले, है ना। दूसरा आता है डेक्स्ट्रिन्स हो गए, जो कि इंटरमीडिएट होते हैं स्टार्च के डाइजेशन में, वो इंटरमीडिएट के तौर पे प्राप्त होते हैं। शॉर्ट चेन के ग्लूकोज होते हैं ये, है ना, फॉर्म ड्यूरिंग द स्टार्च का ब्रेकडाउन। जब स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा तो ये इंटरमीडिएट के तौर पे निकलते हैं। किसके बने होते हैं, ग्लूकोज के बने होते हैं। कौन है ये, डेक्स्ट्रिन है, ठीक है। तो डेक्स्ट्रिन किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है। कब रिलीज होता है, जब स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है। कहां पे रिलीज होता है, इंटरमीडिएट प्रोसेस में रिलीज होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन है जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन एनिमल्स। ये एक एनर्जी रिजर्व होता है। क्या होता है, कुछ नहीं है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो जाकर के किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, किसके रूप में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में एक्यूमुलेट होता है हमारे लीवर में, ठीक है। ये फाउंड इन लीवर एंड मसल्स। तो हमारे कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है ग्लाइकोजन, हमारे लीवर में एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, और कहाँ होता है, मसल्स में, ठीक है। तो जब आप फास्टिंग करते हैं, समझो बोलते हैं ना लोग फास्टिंग कर रहे हैं, तो समझो कि ये फास्टिंग आपकी कई दिन चलती, बिना खाना के आप रह रहे हैं। तो भाई जब बिना खाना के रह रहे हो सॉरी, जब आप बिना खाना के रह रहे हो, बाहर से कोई एनर्जी सोर्स नहीं ले रहे हो, तो भाई आपके अंदर आपका जो शरीर है वो तो आपको जिंदा रखना चाहता है ना। तो फिर क्या करेगा, स्टोरेज एनर्जी को रिलीज करना चालू करेगा। तो आपके शरीर में स्टोरेज एनर्जी है क्या, तो ग्लूकोज ओवर द टाइम क्या हो रहा था, स्टोर हो रहा था, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो वह आपको क्या हो जाएगा,
ग्लाइकोजिनोलाइसिस चालू हो जाएगी। ग्लाइकोजिनोलाइसिस की वजह से, है ना, किसकी वजह से, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की वजह से आपका जो ग्लूकोज, आपका जो ग्लाइकोजन है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आपको क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करना चालू कर देगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली प्रोसेस चल रही होती है। ऐसे ही एक एनिलीन होता है, ऐसे ही क्या होता है आपका होमोपॉलीसेकेराइड में सेलुलोज भी पाया जाता है। ठीक है, जो कि प्लांट सेल में जनरली प्लांट सेल वॉल में क्या जनरली पाया जाता है। ठीक है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड की बात करेंगे, जिनको आप हेट्रोग्लाइकन्स भी कहते हैं, उसमें एक हिपैरिन होता है। हिपैरिन एक आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट है ना, हिपैरिन क्या है, आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ये एंटीकोगुलेंट क्या होता है, तो आपके ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है, रोकता है। जैसे उदाहरण के लिए कि आपको जब चोट लग जाती है, छोटी सी भी सुई चुभ गई, तो खून थोड़ा सा बाहर निकलता है और 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर लगभग, है ना, क्लॉटिंग टाइम सामान्यतः कितना होता है, 2 से 2.5 मिनट का होता है, ऊपर नीचे वेरी कर सकता है कुछ कुछ का। तो 1 से 2 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, आपका ब्लड जो बाहर निकल रहा था पिन चुभने की वजह से, वो अब क्या हो जाएगा, बंद हो गया। क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग हो गया, थक्का बन गया, रक्त का क्या हो गया, थक्का बन गया। लेकिन यही ब्लड तो आपके शरीर में भी है, वो नहीं जम रहा है, तो किसकी वजह से नहीं, किसके कारण नहीं जमता भाई, तो हिपैरिन जैसे कंपाउंड के कारण क्या है, नहीं जम रहा होता है। ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉटिंग फाउंड इन मास्ट सेल एंड लीवर। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, हेलोरोइक एसिड है ना, डर्मेटन सल्फेट है, इसके अलावा केराटिन सल्फेट है, और ब्लड ग्रुप के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ये यहाँ पर अभी आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इनको यही आज ही की क्लास में क्या है आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम एक छोटा सा चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी एंड फंक्शंस क्या होते हैं होमो और हेट्रोपॉलीसेकेराइड के। ठीक है, तो जो डाइवर्स स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है वो सामान्यतः 2 रूप में देखने को मिलता है, या तो लीनियर फॉर्म में देखने को मिलेगा, है ना, किसमें, या तो लीनियर फॉर्म में देखने को मिलता है, या फिर किसके फॉर्म में देखने को मिल जाएगा आपको, सॉरी, ठीक है, ये तो लीनियर फॉर्म में देखने को मिलता है, या फिर किसके रूप में आपको ब्रांच फॉर्म में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो भी जो लीनियर और ब्रांच फॉर्म में देखने को मिल रहा है, ये 2 प्रकार से क्या करता है, डाइवर्स कर देता है। ठीक है, होमो और हेट्रो दोनों में देखने को मिलता है ना। ये जो होमो और हेट्रो का लीनियर और ब्रांच फॉर्म में देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर, ये सामान्यतः 3 प्रकार के क्या है फंक्शंस एग्जीक्यूट करता है। ये 3 प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं उनमें एक एनर्जी रिजर्व के रूप में आता है, जिससे उदाहरण के लिए हमने डिस्कस किया कि आप जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कंजम्पशन करते हैं वो जाकर के आपके शरीर में ही ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में, और वो स्टोर हो जाता है कहां पर, लीवर में। आगे चल करके वही ग्लाइकोजन क्या होगा, आवश्यकता पड़ने पर रिलीज होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने किसके फॉर्म में रूप में देखा था, पीछे डिस्कस किया स्टार्च के लिए। ठीक है, तो एनर्जी रिजर्व के रूप में कुछ पॉलीसेकेराइड काम करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर रिलीज करते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, जैसे कि ग्लाइकोजन हो गया। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, कुछ क्या करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। कैसे, जैसे हमने कहा कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। जो फंगस की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। अब फंगस की सेल वॉल जो काइटिन की बनी हुई है, उसको काइटिन एग्जैक्टली क्या वो है, काइटिन जो है वो एग्जैक्टली फंगस को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना। ऐसे ही प्लांट की सेल वॉल को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट सेल को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेलुलोज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एक एनर्जी रिजर्व हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तीसरा आता है इंफॉर्मेशन कोड, कि इनके अंदर कुछ क्या होती है, इंफॉर्मेशंस होती है, सिग्नल्स होते हैं एग्जैक्टली, है ना, क्या होते हैं, सिग्नल्स। कि सम पॉलीसैकेराइड्स प्ले अ रोल इन सेल सिग्नलिंग एंड मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जैसे कंपाउंड्स इंफॉर्मेशन कोड के तौर पे भी क्या है काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 3 प्रकार के हम क्या है फंक्शन इनके बता सकते हैं, और उन्हीं 3 प्रकारों के आधार पे हम इनको पॉलीसेकेराइड को कैटेगराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉलीसेकेराइड्स जो कि अलग अलग कैटेगरी में हमने देखे, उनको 3 कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। जैसे एनर्जी रिजर्व के रूप में स्टार्च, ग्लाइकोजन और एनिलीन को रखा जा सकता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट के रूप में जो हमने 2 देखे थे पीछे, सेलुलोज और काइटिन। इसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, है ना, हेलोरोइक एसिड और केराटिन सल्फेट हो सकता है। इंफॉर्मेशन कोड के रूप में हिपैरिन हो गया, ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड हो गया, और ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया। तो ये एक कैटेगरी है, आप फंक्शन के आधार पर भी कैटेगरी बना सकते हैं। जैसा 3 फंक्शन मैंने यहाँ पे बताए थे, एनर्जी रिजर्व, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इंफॉर्मेशन कोड, उसी के आधार पे, उनके फंक्शन के आधार पे आप पॉलीसेकेराइड को डिवाइड भी कर सकते हैं कि एनिलीन एनर्जी रिजर्व प्रोवाइड के तौर पे काम करता है,
तो केराटिन सल्फेट स्ट्रक्चर सपोर्ट के तौर पे और हिपेरिन इंफॉर्मेशन कोड के तौर पे काम करता है, ठीक है। अब ये जो पॉलीसेक्राइड हैं ये अलग अलग सोर्स से प्राप्त होते हैं, है ना। ये अलग अलग सोर्स बहुत ज्यादा वेरी करता है। जैसे उदाहरण के लिए प्लांट से क्या मिलता है, तो स्टार्च हो गया। जैसे मान लो पोटैटो से तुमको क्या मिल जाता है, स्टार्च। और चावल से, पैडी से क्या मिल जाता है तुमको, धान से, है ना, क्या मिल जाता है, स्टार्च। इस प्रकार से ऐसे ही सेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया और गम्स हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, पॉलीसेक्राइड ही है, लेकिन इनका सोर्स क्या है, प्लांट है, ठीक है। इनका सोर्स क्या है, प्लांट है। कुछ कहां से मिलते हैं हमको, एल्गी से मिलते हैं, जैसे कि आगार हो गया, गैलेक्टन्स हो गए, है ना, सॉरी, आगार हो गया आपका, गैलेक्टन्स हो गए, है ना, एल्जिनेट हो गए, कैराजिनेंस हो गए। कुछ क्या होते हैं आपके एनिमल्स के फॉर्म उसमें से मिलते हैं, जैसे काइटिन हो गया आपका, कीटोसैन हो गया, हेलोरोनिक एसिड हो गया, है ना। कुछ बैक्टीरिया से मिलते हैं, जैसे कि डेक्स्ट्रन हो गया, लेवन हो गया, गैलन हो गया, जैंथन हो गया। कुछ फंजाई से मिलते हैं, जैसे कि एल्सिनन हो गया, काइटिन हो गया, पुलुलन हो गया, ग्लूकांस हो गया। तो अगेन मेरा पॉइंट ये था कि आपको सोर्स भी पता होना चाहिए कि पॉलीसेक्राइड के डिफरेंट सोर्स क्या हो सकते हैं, कि कौन सा प्लांट से मिलेगा, कौन सा एनिमल से मिलेगा, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कौन सा एल्गी से मिलेगा, कौन सा बैक्टीरिया से मिलेगा और कौन सा फंजाई से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, एक एक करके देखना है, कौन क्या देखना है, एक एक करके अलग अलग प्रकार के पॉलीसेक्राइड्स। इन कैटेगरी में सबसे पहला आता है हमारा स्टार्च, जिसका सोर्स क्या था, प्लांट था, है ना। तो स्टार्च इज अ प्राइमरी एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स, स्टोर्ड एज अ ग्रैन्यूल्स इन द प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट। 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि प्लांट का सबसे प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च को प्लांट सेल में किस फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है, ग्रैन्यूल्स। स्टार्च प्लांट सेल में कहां पर स्टोर होता है, क्लोरोप्लास्ट। 3 क्वेश्चन इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स बट इज प्रेक्टिकली अबंडेंट इन ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स एंड अनराइप फ्रूट्स, है ना। तो लगभग सभी प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन प्राइमरली या प्रमुखता किस में पाया जाता है, तो ग्रेन्स हो गए, सीड्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए और अनराइप फ्रूट्स हो गए, अधपक, ये क्या होते हैं, जो फल होते हैं, उनमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आता है कि चूंकि एक पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, तो ये पॉलीसेक्राइड बना कैसे, है ना, इसका कंपोजिशन क्या है। तो स्टार्च इज अ ग्लूकान, ग्लूकान मतलब पॉलीसेक्राइड, एक होमोपॉलीमर है। ये बात मैंने पीछे आपको पहले भी समझा दी थी, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने इसको यहाँ पर कैटेगराइज करके रखा हुआ था। होमोपॉलीसेक्राइड की श्रेणी में सबसे पहला नंबर हमने किसको रखा हुआ था भाई, स्टार्च को ही रखा हुआ था। तो ये ग्लूकान है, लेकिन ग्लूकान किस प्रकार का है, तो ये ग्लूकान होमो टाइप का है, कि होमोपॉलीमर, ठीक है। किस चीज से बनता है, होमो है मतलब कि सेम प्रकार का मोनोसेक्राइड होगा। वो सेम प्रकार का मोनोसेक्राइड क्या है, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज की स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर बात करेंगे तो कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज हो सकता है। कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज उसमें क्या है, स्टार्च के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, कंपोजिशन में रोल प्ले करता है। एंड कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ द पॉलीमर्स। अब ये जो स्टार्च हमको मिला अल्फा डी ग्लूकोज की वजह से, ये 2 प्रकार से क्या होता है, हमको प्राप्त होता है, 2 टाइप्स में हमको प्राप्त होता है। एक अल्फा एमाइलोज, ये भी स्टार्च का ही टाइप है, और अमाइलोपेक्टिन, ये भी स्टार्च का टाइप है। दोनों में से सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो 70 से 90% क्या पाया जाता है, एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है नेचुरली प्लांट्स में, और 10 से 30% क्या पाया जाता है, अल्फा एमाइलोज पाया जाता है। अल्फा एमाइलोज एक लीनियर पॉलीमर है, लीनियर होमो पॉलीमर है, जो कि स्टार्च का ही एक टाइप है। ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज, किससे मिलकर के बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर के बनता है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली हुई थी। लेकिन ये अल्फा डी जो ग्लूकोज है, हजारों कंपाउंड अल्फा डी ग्लूकोज के हैं। ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कहां पर बनाते हैं, पहले कार्बन, एक ग्लूकोज का जो पहला ग्लूकोज होगा उसका पहला कार्बन, और जो दूसरा ग्लूकोज होगा उसका चौथा कार्बन के बीच में क्या बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये मैंने पीछे की क्लास में आपको अच्छे से समझाया हुआ है, इसलिए अभी मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आता है एमाइलोपेक्टिन, जो कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है 70 से 90%। इट इज सिमिलर टू एमाइलोज, है ना, ये क्या है, एमाइलोज से समानता रखता है, लेकिन बट विद ब्रांचिंग इट एवरी 24 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स वाया 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। कि अब हमने कहा इसमें यहाँ पे डिफरेंस ध्यान में रखना, एमाइलोज क्या है, एक लीनियर पॉलीमर है,
एमाइलोपेक्टिन क्या है, एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। क्या है, एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। अंतर समझ में आया है ना। हमने कहा एमाइलोज एक लीनियर पॉलीमर है, जबकि एमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। इसमें होता क्या है, तो इसमें भी वही अल्फा डी ग्लूकोज बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जुड़ रहा है। लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज जो बार बार रिपीट होकर के जुड़ रहा है, उसमें हर 24वीं यूनिट जो रहेगी है ना, 24 से 30 यूनिट जो रहेगी, उसमें क्या हो जाएगा, एक ब्रांचिंग हो जाती है। क्या हो जाता है, ब्रांचिंग। मतलब वहां से वो लीनियर फॉर्म में ले जाकर के एक नई ब्रांच जुड़ जाएगी, फिर ऐसी नई ब्रांच जुड़ती चली जाएगी। तो हम उस चीज को क्या कहते हैं, एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। जबकि लीनियर स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है, एमाइलोज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, ये पूरा एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट चेन है। लीनियर स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है, यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर है, सीधा सीधा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ब्रांचेस दिख रही हैं। समझो उदाहरण के तौर पे, ये यहाँ से चालू हुआ था, लेकिन आकर के यहाँ पे एक ब्रांच बन गई, फिर आगे बढ़ा, फिर ब्रांच बन जाएगी। तो इस तरीके से ब्रांचिंग लगातार चलती रहती है। क्वेश्चन बनता है कि एमाइलोपेक्टिन किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ब्रांच्ड या लीनियर। तो ब्रांच फॉर्म में पाए जाते हैं। एमाइलोपेक्टिन में कितने के बाद, कितने कार्बन के, कितने सैकराइड यूनिट के बाद ब्रांचिंग होती है, 24 से 30 यूनिट के बाद ब्रांचिंग होती है। कहां पर ब्रांचिंग होती है, तो 1,6 कार्बन पर। कहां पर, पहले ग्लूकोज का, पिछले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, अगले ग्लूकोज का 6th कार्बन पर क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। यहां पर कहां होती थी, 1,4 पर। कहां पर, 1,4 पर। ठीक है, यहां तक की बात आपको ध्यान में रखनी थी स्टार्च के बारे में। अब आता है आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च, है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्हेन स्टार्च इज मिक्स्ड विद आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड। तो आयोडीन तो तुमको कई बार सामान्यतः मिलता नहीं है, अथवा उसको इजीली एक्सेसिबल नहीं है। तो हम उसकी जगह पे क्या करते हैं, उसका एक कंपाउंड यूज कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड का यूज किया जा सकता है फॉर हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एमाइलोज एब्जॉर्ब्स आयोडीन, है ना, फॉर्मिंग स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। कि वेन, वापस से, कि वेन स्टार्च इज मिक्स्ड विद आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड, कि आप स्टार्च और आयोडीन के बीच में क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो होगा क्या, इससे हेलिकल स्ट्रक्चर जो है एमाइलोज का, वो एब्जॉर्ब कर लेगा किसको, आयोडीन को, और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। इससे होगा क्या, इस स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स की वजह से ब्लू ब्लैक कलर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इस ब्लू ब्लैक कलर के कारण, है ना, हम क्या कर पाते हैं, पहचान कर पाते हैं कि स्टार्च है अथवा नहीं है। तो आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च इज अ डिटेक्शन टेस्ट ऑफ स्टार्च विच यूजेस पोटेशियम आयोडाइड, है ना, विच यूजेस पोटेशियम आयोडाइड एज अ रिएजेंट। ठीक है, अब आता है कि व्हाट इज द डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च। तो एक कि कुक्ड स्टार्च जो रहता है, इज मोर डाइजेस्टिबल देन द रॉ स्टार्च बिकॉज heat exposure swells the starch granules making them more accessible to enzymatic breakdown। बेस्ट एग्जांपल इसको कि तुम आलू को कच्चा क्यों नहीं खा लेते, पका के क्यों खाते हो। पहली लाइन में जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है कि तुम आलू को पका करके क्यों खाते हो, कच्चा खा लो भाई। बात समझ में आई। बात यह है यहाँ पर कि यदि आप कच्चा आलू खाएंगे तो वो डाइजेस्टिबल नहीं है। वो क्या है ना, कच्चा आलू डाइजेस्टिबल नहीं है, और पका आलू क्या है, डाइजेस्टिबल है। बोले कच्चा आलू डाइजेस्टिबल नहीं है, पका आलू डाइजेस्टिबल, ये कैसे तय होगा, है ना। तो ये तय होने का मूल आधार क्या है कि यदि आप क्या करते हैं ना, कुक्ड स्टार्च है, यदि पका हुआ है, मोर डाइजेस्टिबल देन द रॉ स्टार्च बिकॉज हीट एक्सपोजर स्वेल्स द स्टार्च ग्रेन्यूल्स, कि हीट में आने की वजह से, पकाए जाने की वजह से स्टार्च के ग्रेन्यूल्स क्या हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। और स्वेल होने की वजह से क्या होता है, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन आसान हो जाता है, उनको एंजाइमेटिक प्रक्रिया के माध्यम से तोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरा अल्फा एमाइलेज एंजाइम, है ना, विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर्स। जैसे ही आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो आपके खाना खाते ही जो आपके सलाइवा में, है ना, आपकी बक्कल कैविटी में जो पूरा सिस्टम चल रहा है, उसमें सलाइवा जो भरा हुआ है, उस सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम। ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा, किसमें, सिंपल शुगर में। ठीक है, सिंपल शुगर का मतलब क्या है, सैकराइड यूनिट में या मोनोसैकराइड में क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। क्या ब्रेक डाउन होकर के मिलेगा, ब्रेक डाउन होकर के क्या मिलेगा हमको, अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। क्यों, क्योंकि स्टार्च किससे बना था, अल्फा डी ग्लूकोज से बना था।
दूसरा डेक्स्ट्रिन फॉर्मेशन कि पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च बाय एंजाइम सीट और एसिड रिजल्ट्स इन अ स्टिकी मिक्सचर कॉल्ड डेक्स्ट्रिन। पहले डेक्स्ट्रिन क्या है, तो हमने ब्रेक डाउन करवाया, कैसे ब्रेक डाउन करवाया, कुक्ड स्टार्च के माध्यम से, और कैसे करवाया, एमाइलेज एंजाइम के माध्यम से, अल्फा एमाइलेज के माध्यम से। तो इस ब्रेक डाउन के माध्यम से, इस ब्रेक डाउन के पश्चात क्या होगा, एक स्टिकी मिक्सचर मिलेगा हमको जो कि क्या कहलाता है, डेक्स्ट्रिन कहलाता है। डेक्स्ट्रिन इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड ऑलिगोसैकेराइड्स। अब डेक्स्ट्रिन भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन उसकी मिलने की प्रोसेस क्या थी, अलग थी। मिलने की प्रोसेस क्या थी एग्जैक्टली, तो मिलने की प्रोसेस थी कि हम जब स्टार्च का ब्रेकडाउन करवाएंगे तब हमको मिलेगा, ठीक है, तब हमको क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। वहां ठीक, ये यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि जैसे हमारे पास क्या था, पहले स्टार्च था, यहाँ पे हमने बताया कि पूरी प्रोसेस में, देन हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या था हमारा, डेक्स्ट्रिन था। तो यहाँ पे हमने बताया कि इंटरमीडिएट इन स्टार्च डाइजेशन, कि डाइजेशन की जो स्टार्च की डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रिन बोलते हैं। ये बाई प्रोडक्ट कब निकलेगा, जब स्टार्च का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन स्टार्च का कैसे हो सकता है, तो स्टार्च का ब्रेकडाउन एक एंजाइमेटिक प्रक्रिया से हो सकता है, दूसरा कुकिंग की प्रोसेस से हो सकता है, कैसे कुकिंग की प्रोसेस से भी उसका क्या है, ब्रेकडाउन हो सकता है, तीसरा एसिड रिएक्शन से उसका ब्रेकडाउन हो सकता है। फॉर एग्जांपल द गोल्डन ब्राउन क्रस्ट ऑफ अ हीटेड ब्रेड इज ड्यू टू डेक्स्ट्रिन फॉर्मेशन। तो जो ब्रेड का एक बाहरी हिस्सा होता है गोल्डन ब्राउन वाला, जिसको तुम काट के क्या करते हो, फेंक देते हो, या फिर क्या है कई बार खा लेते हो, क्यों, क्योंकि बड़ा वो कड़क सा स्वाद लगता है ना, तो वो होता क्या एग्जैक्टली, वो डेक्स्ट्रिन होता है ना, वो क्या होता है, डेक्स्ट्रिन होता है। तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, ये हिंदी के अभ्यर्थी ध्यान में रखेंगे। अब आता है व्हाट आर द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टार्च, कि आप स्टार्च को किन किन वजहों से यूज कर सकते हैं या कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो एक थिकनिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, कहाँ पे, जो पडिंग्स बनाई जाती हैं, है ना, सॉसेस बनाए जाते हैं, पाई फिलिंग्स बनाई जाती है, दैट मीन्स कि होटल इंडस्ट्री में, ठीक है। दूसरा बाइंडर के तौर पे यूज करते हैं, दो चीजों को बांध के रखेगा। कहाँ पे यूज किया जाता है, मीट्स एंड ब्रेडेड आइटम्स यूज करते हैं। इसको इनकैप्सुलेशन और इमल्सन एजेंट स्टेबलाइजर के तौर पर यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, फ्लेवर्स बनाने में, बॉटल्ड इमल्सन्स बनाने में। इसको इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है कई बार, ठीक है, या इमल्सन स्टेबलाइजर के तौर पे। इसके अलावा कोटिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं कैंडल में, वाटर बाइंडर के तौर पे यूज करते हैं केक में, बल्किंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं बेकिंग पाउडर में, है ना, रिलीजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं कैंडी मेकिंग में। इसके अलावा फैट रिप्लेसर में, है ना, कि यूज्ड इन सलाद ड्रेसिंग्स, बेक्ड गुड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो सलाद के स्टार्च के अलग अलग क्षेत्र में क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। जैसे फैट रिप्लेसर में आपने सलाद में यूज देख लिया, ऐसे थिकनिंग एजेंट, बाइंडर, इनकैप्सुलेशन, है ना, इमल्सन स्टेबलाइजर, कोटिंग एजेंट, तो कई सारे प्रकार के इसके यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है ग्लाइकोजन, है ना, कि आप जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं लगातार शुगर का या दैट मीन्स ग्लूकोज का, वो लगातार क्या होता जाएगा, कंजम्पशन के पश्चात लगातार जाकर के स्टोर होता रहेगा, ठीक है। कहां पर, लीवर में। वो एग्जैक्टली स्टोर्ड कंपाउंड क्या कहलाता है, ग्लाइकोजन कहलाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन इज अ एनिमल इक्विवेलेंट ऑफ स्टार्च एक्टिंग इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स, ठीक है, कि यह हम में, है ना, यहाँ पे एनिमल्स का मतलब क्या है, हम और आप लोग हैं। यहाँ पे एनिमल का मतलब जानवर, पूर्ण रूप से जानवर मत समझ लीजिएगा, वैसे हम लोग भी सब जानवर ही हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोजन इज अ एनिमल इक्विवेलेंट ऑफ स्टार्च। एनिमल इक्विवेलेंट ऑफ स्टार्च क्यों कर रहे हैं, कि जो काम स्टार्च प्लांट्स में कर रहा है वही काम एनिमल्स में कौन कर रहा है, ग्लाइकोजन कर रहा है, ठीक है। वहां पे वो एनर्जी रिजर्वर का काम करता है, यहाँ पर ग्लाइकोजन एनर्जी रिजर्वर के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन इज अ एनिमल इक्विवेलेंट ऑफ स्टार्च एक्टिंग एज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। तो ग्लूकोज क्या हो रहा होगा, लगातार हमारा स्टोर हो रहा है, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहां पर ये स्टोर हो रहा है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लीवर में स्टोर हो रहा है, ठीक है। दूसरा कि ग्लाइकोजन एक होमोपॉलीसैकेराइड है जस्ट लाइक स्टार्च। ग्लाइकोजन एक होमोपॉलीसैकेराइड है जस्ट लाइक स्टार्च। ये होमो है तो मतलब एक ही कंपाउंड बार बार जोड़ रहा होगा, एक ही कंपाउंड बार बार जोड़ने वाला कौन है, तो अल्फा डी ग्लूकोज है। कौन है, अल्फा डी ग्लूकोज है। जैसे ही सेम प्रकार से क्या हुआ था,
एमाइलोपेक्टिन में हुआ था कि भाई एमाइलोपेक्टिन में तुमने क्या देखा कि अल्फा जो डी ग्लूकोज था वो स्टार्च की बना रहा था, उसमें दो प्रकार के बन रहे थे, एक एमाइलेज बन रहा था, एमाइलोज बन रहा था, दूसरा क्या बन रहा था, एमाइलोपेक्टिन बन रहा था। एमाइलोज क्या था, एक लीनियर स्ट्रेट स्ट्रक्चर था, जबकि एमाइलोपेक्टिन क्या था, एक ब्रांच स्ट्रक्चर था। ग्लाइकोजन भी क्या है, एक ब्रांच स्ट्रक्चर ही है। कैसा है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, बहुत सारी शाखाओं में क्या होता है वो विभाजित हो जाता है। ठीक है, स्टोरेज कहां पर होगा, तो इट इज एबंडेंटली स्टोर्ड इन अ लीवर, है ना, कहां पे पाया जाता है, सामान्यतः लीवर में। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स में भी ये पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो स्ट्रक्चरली ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच देन एमाइलोपेक्टिन। हमने इस बात को पीछे डिस्कस भी किया कि स्टार्च के दो फॉर्म होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। जो ब्रांच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं, with branches occurring at every 8 to 14 ग्लूकोज, है ना। एमाइलोपेक्टिन में कहां पे अपीयर हो रही थी ब्रांचेस, 24 से 30 के बीच में, जबकि इसमें कहां पर अपीयर होती है ब्रांचेस, हर 8 से 14 ग्लूकोज के बीच में क्या होती है, एक नई ब्रांच आकर के जुड़ जाती है। दैट मीन्स कि ग्लाइकोजन क्या है, ज्यादा ब्रांच वाला कंपाउंड है एज कंपेयर टू द स्टार्च। ठीक है, अब आता है आयोडीन टेस्ट फॉर ग्लाइकोजन। जैसे आपने पीछे भी टेस्ट किया था, स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट किया था वैसे, और उसमें अल्टीमेटली आपको डेक्स्ट्रिन मिल गया था, वैसे ही यहाँ पर भी टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें आपको एक रेडिश ब्राउन कलर मिलता है इंस्टेड ऑफ ब्लू ब्लैक, है ना। इंस्टेड ऑफ ब्लू ब्लैक आपको एक रेडिश ब्राउन कलर मिलता है, जबकि ब्लू ब्लैक कलर आपको कहाँ मिला था, तो आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलता है किसमें, स्टार्च में। तो स्टार्च को यदि तुम आयोडीन अथवा पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाओगे तो ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा स्टार्च, और ऐसे ही ग्लाइकोजन को तुम किससे रिएक्ट करवाओगे, उसी से, तो आपको कौन सा कलर मिलने की संभावना बनती है, तो वो आपको रेडिश ब्राउन कलर मिलने की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन आफ्टर रिएक्शन विथ आयोडीन प्रोड्यूसेस विच कलर, रेडिश ब्राउन कलर। स्टार्च कौन सा करेगा, ब्लू ब्लैक करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। जैसा कि हमने कहा कि हर 8 से लेकर के 14 ग्लूकोज के बीच में क्या होता है, एक नई ब्रांच चालू हो जाती है। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा कि एक लीनियर स्ट्रक्चर चल रहा था, लेकिन बीच में यहाँ पे क्या होगा, एक नई ब्रांच निकल गई। ठीक है, इस तरीके से चलता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है ग्लाइकोजन के बारे में। स्ट्रक्चर वगैरह आपको सब यह सब ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग कहाँ पे होती है जरूर ध्यान में रखना है। अब आता है कि ब्रेक डाउन इन एनर्जी रिलीज ऑफ द ग्लाइकोजन। ये इसका ब्रेकडाउन कब होगा, ग्लाइकोजन टूटेगा कब, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है, तो ग्लाइकोजन टूटेगा वो, है ना, और वो हमको एनर्जी प्रोड्यूस करे, क्योंकि ग्लाइकोजन कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ग्लाइकोजन कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसकी बेसिक एनर्जी यूनिट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, जो कि क्या है, ग्लूकोज है। तो व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड ग्लाइकोजन इज हाइड्रोलाइज्ड 1 ग्लूकोज यूनिट एट अ टाइम फ्रॉम इट्स नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, तो जब हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है, हमको एनर्जी की आवश्यकता कब होगी ग्लाइकोजन से, तो हमको एनर्जी की आवश्यकता ग्लाइकोजन सिर्फ तब होगी जब हम ग्लूकोज का सेवन क्या कर देंगे, पूर्ण रूप से बंद कर देंगे, अथवा हमको कहीं से भी नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारा जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होगा, किसमें, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता जाएगा। ठीक है, द एंजाइम ग्लाइकोजन phosphorylase converts glycogen into glucose 1-phosphate which is further processed to release energy in a liver and muscle cells। ठीक है, तो जो एक एंजाइम रहता है ग्लाइकोजन फॉस्फेटेज, पीछे भी आपने देखा था एक एंजाइम था एमाइलेज, जो कि क्या कर रहा था, हमारे स्टार्च को है ना, हमारे बक्कल कैविटी में ही ब्रेक डाउन कर दे रहा था। वो किसमें पाया जा रहा था, एमाइलेज सलाइवा में। यहीं पर एक नया एंजाइम आ जाता है ग्लूकोज के परस्पेक्टिव, वो क्या है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ये क्या करेगा, तो इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट आगे चल करके हमको एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन के बारे में कुछ बातें थी। अब आता है कि रोल ऑफ ब्रांचिंग इन ग्लाइकोजन स्टार्च। अभी जो स्टार्च में ब्रांचिंग हो रही थी, किसमें, एमाइलोपेक्टिन में, ग्लाइकोजन में जो ब्रांचिंग हो रही है, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है ना। तो पहला एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन का मतलब निकल करके आता है, क्या कहता है कि एंजाइम्स हाइड्रोलाइजिंग ग्लाइकोजन and starch attack only at non-reducing ends, releasing 1 glucose at a time। non-reducing end का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा छोर जहां पर कोई भी रिड्यूसिंग पोर्शन नहीं जुड़ा हुआ है ना, वहां पर क्या करेंगे, एंजाइम अटैक करेंगे, वहां से हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे, अटैक करके ब्रेक डाउन कर देंगे, तो क्या होगा, ग्लूकोज यूनिट वहां से रिलीज होना चालू
हो जाएगी, ठीक है। और ये ग्लूकोज का जो मोबिलाइजेशन होगा, रिलीज होना चालू होगा, उससे हमको एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी, ठीक है। दूसरा कंपैरिजन विद एमाइलोज, कि एमाइलोज हैज ओनली वन नॉन रिड्यूसिंग एंड मेकिंग इट मोर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज रादर देन रैपिड एनर्जी रिलीज। देखो सीधी सी बात है, यदि नॉन रिड्यूसिंग एंड बढ़ेंगे, है ना, यदि नॉन रिड्यूसिंग एंड की संख्या बढ़ती जाएगी और उसमें कंट्रोल नहीं रहेगा, तो सीधी सी बात है ब्रेक डाउन होने की, हाइड्रोलाइज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या था, बात का मतलब था। तीसरा जो कंपाउंड है स्टार्च और ग्लाइकोजन के बाद, वो है हमारा सेलुलोज। पीछे हमने डिस्कस किया कि प्लांट बेस्ड सोर्स से हमको प्राप्त होता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्लांट सेल वॉल होती है उसका मेन कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल, हमारे इसी से क्या है मिल करके बनी हुई होती है, ठीक है। यह पॉलीसेकेराइड के जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं, स्टार्च हो गया, है ना, ग्लाइकोजन हो गया, आपका सेलुलोज हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया, ऐसे ढेर प्रकार के जो पॉलीसेकेराइड हैं, उनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। कारण उसका, क्योंकि ये हर सेल वॉल में पाया जाता है, तो इस धरती में जितने भी पेड़ पौधे होंगे उन सब में सेल वॉल हैं, और उन सब की सेल वॉल में क्या पाया जाता है, यह सेलुलोज पाया जाता है। इस कारण हम कहते हैं कि यह एबंडेंटली पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। मेजर कंपोनेंट ऑफ द वुडी प्लांट क्या होता है, तो इसमें एग्जैक्टली कहाँ पाया जाता है, तो स्टेम हो गया, ट्रंक हो गया, है ना, इसके अलावा आपका बार्क हो गया, तो वहां पे एग्जैक्टली फाइब्रस नेचर में पाया जाता है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, तो ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है, ग्लूकन क्लास एग्जैक्टली कह सकते हैं आप, है ना, क्योंकि पॉलीसेकेराइड को आप ग्लूकन ही कहते हैं। और इट इज कंपोज्ड एंटायरली ऑफ द डी ग्लूकोज, है ना। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज है, जो स्टार्च बना रहा था, अल्फा डी ग्लूकोज जो बार बार रिपीट होकर के आपका उसमें ग्लाइकोजन बना रहा था, वही क्या बनाता है, सेलुलोज का भी निर्माण करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, लीनियर फॉर्म में होता है। जो कैसे बनता है, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनता है। तो कौन सा बॉन्ड हो गया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया। कहां पर ये बॉन्ड बनेगा, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का क्या है, निर्माण किया जाएगा, जिससे आपका एग्जैक्टली क्या बनेगा, जिससे आपका डी ग्लूकोज जुड़ जुड़ कर क्या बना देगा, सेलुलोज बना देगा, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट फ्रॉम अल्फा एमाइलोज एग्जैक्टली क्या है इसमें, तो ये अल्फा एमाइलोज से कैसे भिन्न पाया जाता है, तो इंस्टेड ऑफ 1,4 अल्फा 1,4 बॉन्ड, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, बीटा 1,4। ये अल्फा क्या है, बीटा क्या, मैं ऑलरेडी यार समझा चुका हूं, तो अभी पीछे क्लास में नहीं जाते हैं अपन, है ना। तो अल्फा 1,4 बॉन्ड और बीटा 1,4 बॉन्ड के बीच में एग्जैक्टली ये होता है। तो अल्फा 1,4 कहां पे रोल प्ले करता है, एमाइलोज में, और बीटा 1,4 रोल कहां पे प्ले करता है, सेलुलोज में। तो एमाइलोज भी लीनियर था, सेलुलोज भी लीनियर है। एमाइलोज भी अल्फा डी ग्लूकोज से बना था, सेलुलोज भी अल्फा डी ग्लूकोज से बना है। तो फिर अंतर क्या है, अंतर है बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग का अंतर क्या है, तो एमाइलोज की बॉन्डिंग अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की है, और आपके सेलुलोज की बॉन्डिंग बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहीं पे आपको सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यह सेलुलोज के फाइबर्स हैं, और ये सेलुलोज का क्या है, एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है। सिर्फ देखने के लिए, समझने के लिए है, ज्यादा इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। अब आता है इसको लेकर के कि इसका डाइजेशन होता है अथवा नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन डाइजेस्टेबल बाय दी वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब हम ही लोग है ना, वर्टिब्रेट्स मतलब हम ही लोग है, स्तनधारी है ना। वर्टिब्रेट्स का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे क्या है, स्तनधारी। तो स्तनधारियों के अंदर यह सेलुलोज क्या है, डाइजेस्टेबल नहीं है। अब कोई भी चीज मेरे शरीर में डाइजेस्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी, कैसे तय होता है सामान्य परिस्थितियों में, तो यह तय होता है कि मेरे पास उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए मेरे शरीर में कोई एंजाइम है अथवा नहीं है। यदि मैं सेलुलोज डायरेक्ट खाता हूं, कंज्यूम करता हूं, तो क्या कोई ऐसी चीज है जो उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल कंपाउंड में तोड़ सके। यदि नहीं है मेरे शरीर में ऐसी चीज, देन उसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो नॉन डाइजेस्टेबल वर्टिब्रेट्स क्या है, तो ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स लाइक सेलुलोज एंजाइम सो दे कांट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो हमारे में मतलब ह्यूमंस में सामान्यतः, और कुछ अदर वर्टिब्रेट्स में ये नहीं पाया जाता क्योंकि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हाउएवर फाइब्रस फूड एड्स इन अ बॉल मूवमेंट एक्सक्रीशन। और यदि हम खा पाते तो हमको किसमें फायदा होता, हमारे बॉवल मूवमेंट में फायदा होता और एक्सक्रीशन में फायदा होता। मतलब कि मोटा मोटा तौर पे कहें, पाचन क्रिया में क्या होता, फायदा होता। लेकिन चूंकि अभी ये डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इस बात का अभी मतलब नहीं बनता, ठीक है। दूसरा आता है डाइजेस्टेबल बाय हर्बीवोर्स। अब कुछ जानवर हैं जैसे काऊ, जिराफ, डीर, possess the enzyme cellulase।
जिसके पास भी सेलुलोज एंजाइम होगा वो सेलुलोज को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करके पाचन में शामिल कर लेगा। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के पास सेलुलोज एंजाइम नहीं है तो वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जानवरों के पास सेलुलोज एंजाइम होता है तो वह जो घास खाने वाले या पेड़ पौधे खाने वाले जो जानवर होते हैं वह एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। किसकी मदद से, सेलुलोज एंजाइम की मदद से, जो कि ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अगला आता है कंपैरिजन विद स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। क्या है, तो द टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ब्रांचिंग पैटर्न डिटरमाइंस स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब ग्लाइकोजन और स्टार्च को कैसे पहचानोगे, ग्लाइकोजन और स्टार्च को पहचानने का सबसे आसान माध्यम आपने जो यहाँ पर देखा वो क्या था, तो स्टार्च में आप क्या देख रहे थे, अल्फा 1,4 बॉन्ड बन रहा था, जबकि ग्लाइकोजन में कैसा बॉन्ड बन रहा था, बीटा 1,4 बॉन्ड बन रहा था। तो पहला तो डिफरेंशिएशन क्या है, उनकी बॉन्डिंग के पैटर्न को लेकर के, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अल्फा एमाइलोज, अल्फा बीटा लिंकेज में सेलुलोज रहता है और स्टार्च में अल्फा लिंकेज रहती है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, वो ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं स्टार्च का, है ना, ग्लाइकोजन का, सेलुलोज का, दिख भी रहा होगा आपका। एमाइलोज क्या था, एक लीनियर स्ट्रक्चर थे, हमने पीछे डिस्कस किया हुआ था, है ना। ऐसे ही इसी प्रकार से एक लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका सेलुलोज भी होता है, ये लीनियर, ये ब्रांच नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एमाइलो, पेक्टिन और ग्लाइकोजन क्या होते हैं, हमारे ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये भी हमने पीछे डिस्कस किया हुआ था, तो एक बार आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला जो पॉलीसेक्राइड आता है उसको हम कहते हैं काइटिन, है ना। ये जो काइटिन है ये दूसरा मोस्ट एबंडेंट है। दूसरा मोस्ट एबंडेंट क्यों है, क्योंकि किसमें पाया जाता है, फंगस में पाया जाता है। तो जितनी ज्यादा संख्या किसकी रहेगी, फंगस की रहेगी, उतना ज्यादा जो है काइटिन का मात्रा यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट क्या था, क्या था एग्जैक्टली, सेलुलोज था। सेकंड मोस्ट अबंडेंट, सर्वाधिक पाया जाने वाला, दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है, हमारा काइटिन है, जो कि प्राइमरली कहाँ पाया जाता है, फंगल सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक है, ये एक होमोपॉलीसेक्राइड है। कैसे बनता है, तो एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन से बनता है, ध्यान में रखना है। स्टार्च तुमने कैसे बनाया, अल्फा डी ग्लूकोज से, है ना। ग्लाइकोजन कैसे बनाया, सेम से। ऐसे ही आपको सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि बेसिक यूनिट क्या है, तो काइटिन की बेसिक यूनिट क्या है, तो एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन इसकी बेसिक यूनिट है, जिसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है किसके बीच में, पहले और चौथे कार्बन के बीच में। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का एग्जैक्टली यहाँ पे निर्माण होता है, विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। किसको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, जिसमें होगा, किसमें होता है सामान्यतः, तो यह फंगल स्ट्रक्चर्स में सामान्यतः पाया जाता है। ठीक है, फंक्शन अकरेंस क्या है एग्जैक्टली हो सकता है, तो इट फॉर्म्स दी हार्ड एक्सोस्केलेटन, हमारा जो बाहरी कंकाल तंत्र होता है, हमारा नहीं सॉरी, फंगल वगैरह का, तो फंगल के बाहरी इसका जो तंत्र में है उसमें पाया जाता है ना, तो वो उसको मजबूत करेगा। इसके अलावा जो एक्सोस्केलेटन रहेगा किसका, एंथ्रोपोड्स का और मोलस्कस का, उनमें भी ये पाया जाता है, उनको भी क्या करेगा, वो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल वॉल्स एंड सम एल्गी रहता है कि भाई कुछ एल्गीज में क्या है, कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का फंक्शन पे करेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चरल की जगह आप सामान्यतः क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं, मैकेनिकल, है ना। क्या है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता प्रदान करने का मतलब है कि वो फंगल स्ट्रक्चर को मजबूत करके रखता है, एल्गी के स्ट्रक्चर को मजबूत करके रखता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रोल ऑफ मिनरलाइजेशन क्या है, तो काइटिन प्रोवाइड्स द मैट्रिक्स ऑफ मिनरल डिपोजिशन एक्सोस्केलेटन सिमिलर टू हाउ कोलेजन सर्व्स द मैट्रिक्स इन वर्टिब्रेट्स बोन्स, है ना। तो एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा उसी प्रकार से जैसे एक मैट्रिक्स आपको सेलुलोज प्रोवाइड कर रहा था प्लांट सेल्स में, वैसे ही फंगल सेल में मैट्रिक्स कौन प्रोवाइड करेगा, काइटिन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये काइटिन के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये उसका एक स्ट्रक्चर है जो कि ग्लूकोज और काइटिन दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है ग्लाइकोसा एमाइनोग्लाइकेंस, जिनको कई बार गैक्स कहा जाता है शॉर्ट में, है ना। ये भी एक पॉलीसेक्राइड है। ग्लाइकोसा एमाइनोग्लाइकन एक लीनियर पॉलीसेक्राइड है, लेकिन टाइप कौन सा हो गया, हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो लीनियर हेट्रोपॉलीसेक्राइड आप कह लीजिए, एक रेखीय है लेकिन हेट्रो है ना। कैसा है कि भाई अलग अलग कंपाउंड मिल रहे होंगे, देखते हैं क्या कंपाउंड मिलते हैं, है ना। ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का निर्माण करता है, जो कि हमारे शरीर में टिश्यूज में जैसे कार्टिलेज है, स्किन है, टेंडन है, ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे क्या है पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज में हमारे पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब स्किन, कार्टिलेज, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, कैसे बनता है, तो हमने कहा कि ये
हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड तो बनेगा कैसे, तो एक पहली बात ध्यान रखनी, अनब्रांच्ड होता है। दूसरा कि इसमें कई सारी डाइसैकेराइड यूनिट क्या है पार्टिसिपेट करती हैं, कोई एक स्पेसिफिक मोनोसैकेराइड का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, शुगर कंपोनेंट के तौर पे क्या है कि वन शुगर इज एन अमाइनो शुगर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जो कि काइटिन में भी पाई जा रही थी। दूसरा अथवा क्या होगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो या तो शुगर मॉइटी में क्या पाया जाएगा, गैक्स में, तो गैक्स में शुगर मॉइटी के तौर पे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन पाया जाता है, अथवा क्या पाया जाता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन पाया जाता है। इसके अलावा यूरोनिक एसिड की भी यहाँ पे उपस्थिति रहती है। ठीक है, मॉडिफिकेशन क्या है, तो सम गैस कंटेन स्टेरिफाइड स्टोरेज ग्रुप, सल्फेट ग्रुप, कि कुछ गैस में कुछ ईस्टर भी क्या है प्रेजेंट होते हैं, स्टेरिक स्ट्रक्चर उनमें क्या है प्रेजेंट होता है, सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आता है कि गैक्स का फंक्शन क्या होता है। तो इस गैक्स के फंक्शन को हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ था, वो क्या था एग्जैक्टली, तो ये इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू कनेक्टिव टिश्यूज सच एज कार्टिलेज, स्किन, टेंडन एंड ब्लड वेसल्स। इसके अलावा है ना, ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के अलावा और क्या करता है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। तो गैक्स कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर फॉर्मिंग विस्कस जेली, ये वाटर एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, तो विस्कस जेली का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ दी गैक्स, है ना, गैक्स की वाटर एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टी के कारण, गैक्स की वाटर एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टी के कारण गैक्स को क्या कहा जाता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो गैक्स का एक अन्य नाम क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्यों है, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कंप्रेशन रेजिस्टेंस, की गैक्स एक्ट लाइक अ स्पंजेस, ये किसकी तरह काम करते हैं, एक स्पंज की तरह काम करते हैं। इस स्पंज की तरह काम करने का परिणाम क्या निकलता है, तो रेजिस्टिंग कंप्रेशन एंड रिटर्निंग टू देयर ओरिजिनल शेप, कि भाई एक रबड़ होती है, तुम उसको दबाते हो तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, वो अपने पुराने शेप में निकल करके आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें गैक्स को लेकर के कि यदि उनको तुमने दबा दिया तो कंप्रेशन रेजिस्टेंस शो करेंगे, मतलब एक बार उनको दबा दिया तो जिस स्टेज में है उसी स्टेज में रह जाएंगे, वहां से वो नॉर्मल स्टेज में कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कंप्रेशन रेजिस्टेंट कौन शो करता है, गैक्स शो करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन कौन शो करता है, गैक्स शो करते हैं। ठीक है, अगला जो कंपाउंड आता है आपका गैक्स के बाद, वो है आपका हेलोरोनिक एसिड। हेलोरोनिक एसिड भी एक पॉलीसैकेराइड है, और ये जो हेलोरोनिक एसिड है वो कैसे बनता है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा ग्लूकोरोनिक एसिड, है ना, लिंक्ड बाय 1 बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, कि ये जो अल्फा ग्लूकोरोनिक एसिड है यह जुड़ता है किससे, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से। अल्फा ग्लूकोरोनिक एसिड का पहला कार्बन एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन का तीसरा कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, क्या कहलाएगा बॉन्ड, बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा। 3-4 बातें यहां से क्लियर हुई। एक जो बात यहाँ पे क्लियर हो गई वो क्या है कि यह एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। दूसरा यहाँ पे बॉन्ड कहाँ पे बनता है, तो 1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसमें लगभग 50,000 प्रकार की क्या होती है, डाइसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट रहती हैं, किसको बनाने के लिए, हेलोरोनिक एसिड को बनाने के लिए। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं, तो ये लुब्रिकेशन प्रदान करता है किसको, हमारे जॉइंट्स को। दिस इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ हेलोरोनिक एसिड, इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ रहता है, तो हमारे जॉइंट्स में भरा होता है, हमारे हड्डियों के जॉइंट्स में मूवमेंट को क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन की आई स्ट्रक्चर कैसे, तो फॉर्म्स दी विट्रियस ह्यूमर प्रोवाइडिंग विस्कोसिटी टू द आइज, की आइज की विस्कोसिटी प्रदान करने के लिए, सांद्रता प्रदान करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा सपोर्ट इन कनेक्टिव टिश्यूज लाइक कार्टिलेज, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स आदि आदि हमने पीछे ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, तो 3 फंक्शन निकल करके आते हैं, ल्यूब्रिकेशन का, आई स्ट्रक्चर का, और कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करने का। ठीक है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। हेलोरोनिक एसिड, जैसे कि हमने कहा कि इसमें 50,000 प्रकार की क्या होती है, डाइसैकेराइड यूनिट रहती हैं, उसका एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें पता चलता है कि अल्फा ग्लूकोरोनिक एसिड का बॉन्ड बनता है किसके साथ, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन के साथ बॉन्ड बनता है। इस बात को पीछे भी हमने यहाँ पर देखा हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
अब अगला जो कंपाउंड आता है वो है हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन जो कि सामान्यतः मास्ट सेल में पाया जाता है, जिसके स्ट्रक्चर के तौर पे बात करें तो इट इज अ गैग कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, है ना। ये हिपैरिन जो है ये गैग ही है, लेकिन इसमें कुछ कंपाउंड प्रेजेंट रहेंगे, है ना, मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट रहेंगी, जैसे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एल ग्लूकुरोनिक और आइडुरोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो एक तरफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, दूसरी तरफ कुछ और कंपाउंड है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और ग्लूकुरोनिक या आइडुरोनिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो हेपेरानिक एसिड में जो दो हेटेरो कंपाउंड है ना, क्या है, जो दो हेटेरो कंपाउंड जुड़ करके एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, या यहाँ पे दो नहीं कहें कि बड़ी लंबी संख्या जुड़ रही है, इसमें एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कहाँ पे बनता है, तो एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन का पहला कार्बन और आइडुरोनिक एसिड या ग्लूकुरोनिक एसिड का चौथा कार्बन के बीच में क्या है, एक 1,4 बीटा 1,4 क्या है बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली हिपैरिन है। ये हिपैरिन का काम क्या होता है, तो रक्त के थक्के के जमने को क्या है रोकना या उसको बचाव करना, ठीक है। कैरेक्टर्स के तौर पे वाटर सॉल्युबल होता है, हाईली नेगेटिव चार्ज होता है, फास्ट एक्टिंग होता है, शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट आता है कि इसके प्रभाव ज्यादा देर तक रुकते नहीं है। इसके अलावा ओवरडोज कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, यदि हम इसकी ओवरडोज करते हैं तो ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये उसकी क्या है कुछ बातें हैं, ये कुछ बातें आपको हिपैरिन की ध्यान में रखनी है, ठीक है। की फंक्शन में हमने कहा पहले भी ऑलरेडी, एंटीकोगुलेंट के तौर पे क्या है काम करता है ना, किसके तौर पे, एंटीकोगुलेंट के तौर पे काम करता है। दूसरा हमने कहा मेडिकल एप्लीकेशंस में, मेडिकल एप्लीकेशन में एग्जैक्टली क्या यूज करोगे, तो वही एंटीकोगुलेंट के तौर पे इसको यूज किया जाएगा, तो उसके क्या है फंक्शन 2-3 लिखे हुए, ठीक है। तो ये कुछ क्या थे मेजर हमारे पॉलीसैकेराइड से। अब आता है अदर पॉलीसैकेराइड्स। अदर पॉलीसैकेराइड में डेक्स्ट्रिन आता है। डेक्स्ट्रिन हमने कहा कि स्टार्च का जब आप क्या करवाते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं, तो एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, उस बाई प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रिन कहते हैं, जो कि एग्जैक्टली है क्या, अल्फा एमाइलोज है ना, जो है क्या एमाइलोज है, जो किसके ब्रेक डाउन की वजह से बना था, तो स्टार्च का यदि ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में, अल्फा एमाइलेज के प्रेजेंस में, तब यह निकल करके आता है। ये जो डेक्स्ट्रिन है उसका नेचुरल सोर्स कहाँ पाया जाता है, हनी में। प्रॉपर्टीज के तौर पे बात करें तो इसमें एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप रहता है विच मे गिव इट अ माइल्ड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें कोई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है सामान्यतः, लेकिन चूंकि इसमें एक यहाँ पे मोटा तौर पे कहें प्रॉपर्टीज को लेकर कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के तौर पे उसका थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये डेक्स्ट्रिन है जो किसके ब्रेकडाउन से मिला था हमको, स्टार्च के ब्रेकडाउन से मिला, ठीक है। दूसरा आता है इसी में अदर पॉलीसैकेराइड में, वो है डेक्स्ट्रंस, ठीक है। ये कौन प्रोड्यूस करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक यीस्ट और बैक्टीरिया। किस उसमें कि इन सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। सुक्रोज सॉल्यूशन में ये डेक्स्ट्रंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या एग्जैक्टली डेक्स्ट्रन प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यीस्ट और बैक्टीरिया से। स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है, तो it is composed of D-glucose residues primarily at a 1,4-1,6 linkage with a branching at 1,3 and 1,2 है ना एग्जैक्टली। तो डेक्स्ट्रंस क्या है, तो ये भी ग्लूकोज ही है ना, ये भी क्या है ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट्स हैं, लेकिन ये डी ग्लूकोज की जो मल्टीपल यूनिट्स हैं ये ब्रांच बनाती हैं। ब्रांच कहाँ पे बनता है, 1,6 पे बनता है ना, किस पे, 1,6 पे क्या होता है ब्रांच बनता है, ठीक है। यूजेस क्या है, तो क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो केमिस्ट्री लैब में आप कंपाउंड्स के कलर रिएक्शन के माध्यम से उसकी पहचान करते हैं, है ना। तो क्रोमेटोग्राफी में इसका एग्जैक्टली यूज किया जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज सोर्स के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है डेक्स्ट्रंस को, किसके लिए, बैक्टीरिया के ग्लूकोज सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है। अगला जो कंपाउंड है वो है इन्युलिन, जो कि हमको ट्यूबर्स, रूट्स और बल्ब से मिलता है ना। कहाँ से मिलता है, ट्यूबर्स से मिलता है, बल्ब से मिलता है, कंद से हो गया, जड़े हो गया, है ना, इनसे क्या हमको प्राप्त होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो एक पॉलीफ्रक्टोज है ना, क्या है, पॉलीफ्रक्टोज लिंक्ड बाय बीटा 2,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो फ्रक्टोज की बहुत सारी यूनिट क्या हो रही है, लगातार आकर के एनुलिन में जुड़ती जा रही हैं और एक नया कंपाउंड बनाती हैं, ठीक है।
यूजेस क्या है, तो कमर्शियल फ्रक्टोज प्रोडक्शन में यूज करते हैं। इसके अलावा किडनी फंक्शन स्टडीज में भी इनुलिन का यूज किया जाता है एज बायोमार्कर, कैसे के तौर पे, बायोमार्कर के तौर पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अगला इसी में आता है वो है पैक्टिन, है ना। आपने अदर पॉलीसेक्राइड्स की श्रेणी में डेक्स्ट्रिन देखा था, इसके बाद डेक्स्ट्रन देखा, इनुलिन देखा, अभी पैक्टिन आता है जो कि फ्रूट और एप्पल और सिट्रस फ्रूट से हमको क्या है, गुआ से हमको प्राप्त होता है। किसमें से, फ्रूट, एप्पल, सिट्रस फ्रूट, गुआ से प्राप्त होता है। स्ट्रक्चर क्या है, और मिक्सचर ऑफ पॉलीसेक्राइड्स मेनली कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोरोनिक एसिड, है ना। तो कैसे बनता है, कि पॉलीसेक्राइड है लेकिन इसकी बेसिक यूनिट क्या है, तो इसकी बेसिक यूनिट है अल्फा डी गैलेक्टोरोनिक एसिड, है ना। किसकी है, अल्फा डी गैलेक्टोरोनिक एसिड, जो कि यूज कहां पे किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन में, जेम्स जेली वगैरह में। फंक्शन के तौर पे क्या काम करता है, तो जेलिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, एक कंपाउंड और आता है इसी में, वो है जाइलन, जो कि अनरिफाइंड सेरेल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में पाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये एक लीनियर पॉलीमर है। किसका, डी जाइलोज का। तो डी जाइलोज के बहुत सारे कंपाउंड, डी जाइलोज के बहुत सारे कंपाउंड बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइलन कहते हैं। ये क्या एग्जैक्टली इसका फंक्शन है, यूज है, तो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ हेमीसेलुलोज इन अ प्लांट सेल। तो हेमीसेलुलोज का एक हिस्सा होता है, वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी रखता है, और कैन बी डाइजेस्टेड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो इसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमारे लिए काम का क्या हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर, डी जाइलोज, है ना। और इसके अलावा जो डी जाइलोज है वो दूसरे कंपाउंड के साथ क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्लूकुरोनिक एसिड, है ना। तो डी जाइलोज एग्जैक्टली, है ना, डी जाइलोज क्या करेगा, बार बार जुड़ता जाएगा किससे, एक नए कंपाउंड से, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्लूकुरोनिक एसिड। ये डी जाइलोज और मिथाइल ग्लूकुरोनिक एसिड कहां पर जुड़ते हैं, तो बीटा 1,4 बॉन्ड पर क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके बारे में, जाइलन के बारे में, जो कि वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी रखता है और हेमीसेलुलोज के वॉल्स में क्या है, पाया जाता है, उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला इसी में एक कंपाउंड आता है, वो है अगर, है ना। क्या है, आगार या अगर कई बार कहा जाता है उसको, कई बार उसको आगार कहते हैं। ये कहां से मिलता है, तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मरीन रेड एल्गी, जैसे कि जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया। तो एल्गी के कुछ प्रकार हैं, कुछ नाम है यहाँ पे, जैसे कि जेलेडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, इनसे हमको क्या प्राप्त होता है, अगार प्राप्त होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ डी गैलेक्टोज एंड एल गैलेक्टोज डेरिवेटिव्स। तो गैलेक्टोज में ही क्या होता है, वेरिएशन होता है, तो डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज के बीच में एग्जैक्टली बॉन्ड बन जाता है। इसका यूज क्या है, तो इट फॉर्म्स अ जेल इन वाटर, एक जेल बना लेता है, वाटर में यदि मिला दिया जाए, दैट मींस कि सॉल्युबल नहीं है। दूसरा, यूज्ड इन बैक्टीरियल कल्चर मीडिया, जब आप बैक्टीरिया को ग्रो करवाना चाहते हैं तो एक क्या करते हैं, आप लैब में इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिसको कल्चर मीडिया कहा जाता है। उस कल्चर मीडिया का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, आगार है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ कल्चर मीडिया वगैरह। इसके अलावा एम्प्लॉयड इन न्यूक्लिक एसिड इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है पेप्टाइडोग्लाइकेंस, ठीक है, इसी में अगला आता है आपका आगार के बाद पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग बीटा 1,4 लिंक्ड, किसके बीच में, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, किसके बीच में, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, है ना, नाग, और दूसरा एन एसिटाइल, है ना। इसी में दूसरा जो कंपाउंड रहता है आपको क्या रहता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नैम। तो नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नैम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो नाग और नाम के बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग बनती है। नाग और नाम के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग बनेगी, किस पर बनेगी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के कारण बनेगी। ठीक है, फंक्शन क्या है, तो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसी को हमने क्या बोल दिया, मैकेनिकल सपोर्ट को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। दूसरा, टारगेटेड बाई लाइसोजाइम एंड एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन टू डिस्टर्ब बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, अब कई सारी एंटीबायोटिक, कई सारी, जैसे उदाहरण के लिए पेनिसिलिन वगैरह हैं, वो इस पर अटैक करती हैं, है ना, लाइसोजाइम के माध्यम से, ताकि क्या किया सके, इसको डिस्टर्ब किया सके। और
वो इन्फेक्शन फैल सके। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन का फंक्शन निकल करके आता है। ठीक है, ये एक समराइजेशन की टेबल है, समरी टेबल है, जिसमें हमने एक तरफ हमारा कंपाउंड रखा हुआ है पॉलीसेकेराइड, दूसरा तरफ उसका कंपोजिशन है, फिर टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है और फंक्शन है। ये पूरा का पीछे का हिस्सा जो है उसको हमने यहाँ पे समराइज कर दिया है। आप चाहें तो इससे भी एक बार उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या था, पॉलीसेकेराइड था, जिसमें हमने कंप्लीटली सभी बातों को समझ लिया। इस क्लास के बाद से यहाँ से हमारा पॉलीसेकेराइड की कहानी खत्म होती है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटीन का, जिसको हम नेक्स्ट क्लास से ही देखना चालू करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।